तो हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में गॉस थ्योरम। हम लोग पिछले लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, और हमने कुछ एरिया के बारे में पढ़ा था कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है, ध्यान समझ लीजिए। गॉस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई सरफेस को, अगर कोई चार्ज है जो किसी क्लोज सरफेस में है, तो उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज है तो उस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। क्लियर है? देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक क्लोज सरफेस है, मानता हूँ स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है। ध्यान समझिएगा। और इसके सेंटर ओ पे हमने +q चार्ज रख दिया। इसके सेंटर पे हमने क्या किया? +q चार्ज रख दिया। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होंगी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होंगी? ठीक है। हमने क्या किया, इस स्फीयर का एक छोटा सा एरिया माना है। इस स्फीयर का छोटा सा एरिया माना है, ठीक है, जिसका यूनिट वेक्टर मैंने dA मान लिया है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी रेडियस ये है, ये हमारी रेडियस हो गई, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आउटवर्ड होंगी। और मैंने ये भी बताया था कि क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड टू द नॉर्मल ऑफ द सरफेस, ठीक है। क्लियर? मैं ऐसा मानता हूँ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझिएगा, मैं ब्लैक वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ और ब्लू वाले को एरिया वेक्टर। हो सकता है कि अगर क्लोज सरफेस है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाए, एंगल 0 हो जाए। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकली और इसी से ही ये आपकी यू निकली, एरिया वेक्टर। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा डायरेक्शन बना दे एरिया वेक्टर से, यहाँ पर भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी होगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकती है, मान सकते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है, पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो इससे एंगल बना रही है कुछ, या 10-12 कुछ भी हो, कुछ एंगल बना रही है, तो मैं मानता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये थोड़ा सा ये एंगल E बनाया, जो एंगल थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है? एंगल थीटा। दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसके एरिया वेक्टर में मान लेते हैं दोनों ऑलवेज नॉर्मल आउटवर्ड है। क्लियर है? आप ऐसा ही मान सकते हैं कि अगर मैं दोनों एक साइड एक साथ ले लूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सरफेस लिया, दोनों सिचुएशन देख लेते हैं। ये हमने एरिया वेक्टर मान लिया इसका, ये dA हो गया इसका नॉर्मल वेक्टर, ये एरिया हो गया, ये सेंटर हो गया, इस सेंटर पे +q चार्ज रखा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया ना। यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। वही सिचुएशन है, वही सिचुएशन है। पर यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड 2, 4, 10 इलेक्ट्रिक 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली, कुछ एग्जैक्ट नॉर्मली निकल रही हैं एरिया के जिस डायरेक्शन में, तो एंगल 0 हो गया। पर मान लेते हैं कि 10-12 फीट या 50 जो भी हो, एज्यूम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा एंगल ई बना रही है। क्योंकि मैं एंगल पर लेके चलूंगा तो एंगल पर भी अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप उसकी एंगल की वैल्यू रखें और सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो सिचुएशन हुआ, तो इस चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी वो पास होंगी एरिया से। उस एरिया को जो पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर 1/ε टाइम्स उस चार्ज का इंक्लूड होता है। क्लियर है? ये गॉस थ्योरम कहता था। यानी गॉस थ्योरम ये कहता है कि डिफिनेशन में लिखवाऊंगा कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता था? φE = E.dA होता था ना, E.dA, ये डॉट है, ठीक है। वो क्या होगा? वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज Q इनक्लोज्ड, चार्ज Q इनक्लोज्ड होगा। क्लियर है? यानी Q चार्ज इनक्लोज के 1/ε0 टाइम्स होता है। गॉस थ्योरम क्या कहता है
कि किसी भी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उस चार्ज को इनक्लोज जो चार्ज होता है उसका 1/ε टाइम्स होता है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। दोनों सिचुएशन समझ में आई, इसको अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ठीक है ना। मैं डिफिनीशन भी लिखवा दे रहा हूं। क्लियर है, तो देखिए डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन है हमारे यहां, इट स्टेटेड दैट, कौन, गॉस थ्योरम ना, इट स्टेटेड दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड surface through a closed surface is 1/ε0 times the net charge, नेट मतलब टोटल चार्ज, नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज इनक्लोज्ड by closed surface। क्लियर है, ये आपकी डिफिनीशन हो गई, नोट कर लीजिए। नोट करिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए। दिखाई दे रहा है ना क्या लिखा है। इट स्टेटेड दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इंक्लूड बाय क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखते हैं कि Q/ε0 कैसे आता है, ठीक है ना। चलिए चलिए प्रूफ देखते हैं। चलिए प्रूफ क्या है। प्रूफ ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं ये छोटा वाला एरिया ले रहा हूँ, डी चार्ज है कि उस सर्फेस के अंदर चार्ज है, उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस से पास हो रही हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स वो चार्ज जो इंक्लूड है उस सरफेस में उसका 1/ε0 टाइम होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि ये छोटा वाला जो एरिया है, ये जो छोटा वाला एरिया है डी उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मैं मानता हूँ d∅e है। क्या मानता हूँ कि जो इस छोटे वाले एरिया के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, d∅e है। d∅e है वो क्या हो जाएगा, E.dA। समझ में आया। इस छोटे वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण जो छोटे वाले एरिया के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, d∅e है। वो क्या है, d∅e है। ठीक, अगर हमको निकालना हो टोटल फ्लक्स, हैंस टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ना, इंटीग्रेट कर देंगे ना, d∅e क्लोज सरफेस है टोटल इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E.dA। क्लियर है, क्लियर है, ये डॉट है। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, E.dA cos थीटा, E.dA cos थीटा। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। और ये क्या है, ये φe हो गया ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स φe हो गया। और E.dA में मैं क्या करता हूं, E को बाहर कर लेता हूं, तो ये हमारा क्या हो गया, dA cos थीटा हो गया। क्लियर। अच्छा, E की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में बता चुका हूं
क्लियर है? अब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा। और हमने क्या किया यहाँ पे dA cos थीटा, हम क्या करते हैं आर स्क्वायर को इसके साथ लाते हैं तो हो गया Q अपॉन 4πε0 dA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक नोट करिए। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अच्छा, अगर मैं मानता हूं इफ थीटा इक्वल टू 0, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अगर नॉर्मली है, क्लियर है? तो आपने एक फार्मूला भी शुरू में भी स्टेडियम में मैंने बताया था, डी ओमेगा क्या होता है, dA अपॉन आर स्क्वायर। कब? जब थीटा 0 मैंने माना था। अगर मैं थीटा 0 नहीं मानता तो क्या मैं डी ओमेगा को dA अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा लिख सकता था? थीटा 0 हो गया तो कॉस 0 वैल्यू 1 हो गई, वही तो dA अपॉन आर स्क्वायर हो गया है। समझ में आया? यानी इस पूरी की वैल्यू क्या हो सकती है, डी ओमेगा है, ये क्या है, सॉलिड एंगल है, तो लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां समझिएगा। अब मैं इसके बाद ऊपर जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए क्या मैं लिखूंगा, फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, इसको क्या मैं लिख दूं, डी ओमेगा लिख दूं, टोटल क्लोज लिख दूं, ठीक है। और चार्ज हमारा कैसा है, चार्ज इनक्लोज्ड चार्ज है। कैसा चार्ज है? इनक्लोज्ड चार्ज है। अच्छा, क्लियर है यहां तक? अब देखिए जो फाई होगा वो Q इनक्लोज्ड अपॉन 4πε0, और ये कितना होता था, टोटल एंगल कितना होता था, 4 पाई होता था। टोटल एंगल मैंने बताया था ना सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई। इस 4 पाई से ये 4 पाई कट गया तो फाई कितना आ गया, Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0 आ गया। प्रूफ हो गया, समझ में आया? क्लियर है? नोट कर लीजिए। ठीक है। एक और तरीका है, आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे जो एरिया है dA cos थीटा, वो स्फीयर का एरिया है, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर रख देते, 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कट जाता, Q अपॉन ε0 बढ़ता। ऐसे भी हो सकता था। फिर से देख लीजिए क्या करता मैं, इस जो dA वाले एरिया है ई को मैं बाहर कर लेता, cos 0 हो जाता, ठीक है। तो dA cos थीटा ये पूरा एरिया हो जाता 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर में 4 पाई आर स्क्वायर नीचे वाला कट जाता, Q अपॉन ε0 बच जाता। ऐसे भी हो सकता था। क्लियर है? तो गॉस थ्योरम समझ में आया? क्लियर है? यहां पे पूरे थ्योरम को प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा एक स्टेटमेंट यहां पे लिखना पड़ेगा। यहां पे स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा कि सपोज Q इज situated at the सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, ये लिखना पड़ेगा। सपोज Q इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, यहां तक लिख लेंगे आप।
क्या लिख लेंगे, तो सपोज क्यू सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू Q बाय स्मॉल एरिया इज, और वहाँ से तब डिफाई करेंगे और प्रूव करते हुए चले कर जाएंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सपोज Q सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू Q बाय स्मॉल एरिया एज डिफाई इक्वल टू E डॉट डी एफ, हम लोग प्रूफ कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग देखेंगे इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और क्या कुछ लिमिटेशंस हैं वो गॉस थ्योरम की हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल, गॉस थ्योरम से बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर उनकी कुछ लिमिटेशंस क्या है गॉस थ्योरम की वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी पोजीशन तीनों डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, तो देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 मीटर स्क्वायर इन वाईजेड प्लेन, इन वाईजेड प्लेन। क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए कि इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहा हूं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 मीटर स्क्वायर इन वाईजेड प्लेन। क्लियर है ना? कैसा सरफेस है, ओपन सरफेस है ना, सरफेस कैसा है, ओपन सरफेस है। तो ओपन सरफेस के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता था, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू चार्ज इंक्लूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो फॉर्मूला लगाते थे। क्लियर है ना? अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा, क्लोज सरफेस है तो क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे गॉस थ्योरम को हटा दे रहे हैं। क्लियर है? तो टोटल गॉस थ्योरम हो जाता था, अब क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फार्मूला होगा ओपन सरफेस के लिए, ठीक है। अच्छा, वाईजेड प्लेन है, कैसा प्लेन है, वाईजेड प्लेन है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक्स में होगा, वाईजेड प्लेन है ना, मैंने वाई इसको माना है, इसको मैं वाई मान रहा हूँ और जेड ब्लैकबोर्ड से बाहर की तरफ मान रहा हूँ। तो इसका ऐसा प्लेन है ना, कैसा प्लेन है, ये प्लेन है आपका, देखिए ये प्लेन है इसका, ये प्लेन है, देखिए वाई में भी है और जेड में बाहर की तरफ है। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसा होगा, इसका यूनिट वेक्टर एक्स की तरफ होगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ, ठीक है। क्लियर? तो हम एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया हम लिखेंगे, एरिया इक्वल टू लिखेंगे 20i कैप मीटर स्क्वायर, एरिया क्या लिखेंगे 20i कैप मीटर स्क्वायर। फिर से देखिए, इससे पहले मैंने जो फार्मूला लिखा था फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए क्यू पर एप्सिलॉन नॉट, वो क्लोज सरफेस के लिए था, ठीक है। यहाँ पे ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस है नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको निकालना है, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन में एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या होगा 20i कैप मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई डॉट ए लिख सकता हूं मैं। अगर मैंने क्लोज इंटीग्रल ई जो डी ए है उसको क्लोज इंटीग्रल है, और चूंकि एरिया है तो क्या मैं ई डॉट ए भी लिख सकता हूं इसको ऐसे, ठीक है ना। अगर सरफेस जो एरिया है जिसका एरिया हमको निकालना अगर वो यूनिफॉर्म है तो हम क्लोज इंटीग्रल को ए लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म एरिया है तो हम क्लोज इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो मैं ई डॉट डी ए को ई डॉट ए भी लिख रहा हूं। क्लियर है? अच्छा, उठा कर वैल्यू रख देंगे, ई की वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक है। डॉट एरिया क्या है 20i कैप, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट है ना। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा कि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर ही आंसर बताते हैं, डिफरेंट आई का जे, जे से के से आई, ये क्या होता था 0 होता था। तो 2i का जब 20i से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। क्लियर है? जे का आई से करेंगे 0 आएगा, के का आई से करेंगे 0 आएगा, यानी 40 क्या आ गया न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, यानी फाई ई कितना हो गया
40 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था। हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 करके नोट कर लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये रैंडम सरफेस दिया है, यहां पे है -2q, यहां पे है +q, यहाँ पे है +4q। कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस रैंडम सरफेस। सरफेस कैसा है? इनक्लोइड है, क्लोइड सरफेस है ना, क्लोइड सरफेस है। क्लियर है ना? क्लोइड है, ये फाइंड करना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोइड सरफेस। रैंडम सरफेस जो है वो कैसा है? क्लोइड सरफेस है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है? अच्छा, सोल्यूशन देखते हैं इसका। क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला था क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए या क्यू इनक्लोइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए, इसकी जरूरत ना पड़ के इससे ही काम हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें देखिए, इसमें टोटल चार्ज जो इनक्लोइड है वो कितना है? चार्ज इनक्लोइड कितना है? +4q -2q +q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना है? इतना ही तो है। तो फाई कितना हो गया? फाई हो गया हमारा 4 5 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? नोट कर लीजिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार जो सरफेस दिया है फिर से रैंडम सरफेस है। यहाँ पे है -4q, यहाँ पे है +7q, यहाँ पे एक चार्ज है, और यहाँ पे एक चार्ज है -3q। क्लियर है? यहाँ पे एक चार्ज है -3q। कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है जो इस सरफेस से पास हो। नोट करिए।
तो क्या होता है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है चार्ज इनक्लोइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना। इस सरफेस पे अंदर कितना चार्ज इंक्लोइड है, -4q प्लस 7q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज थोड़ा इंक्लोइड है, ये चार्ज तो इंक्लोइड है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस में। समझ में आया, क्लियर है। क्या देखा, गॉस थ्योरम देख लिए, गॉस थ्योरम का प्रूफ हमने देखा, ठीक है ना। हम लोगों ने ये देखा कि ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जा सकता है। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे, हमने कुछ यहाँ पे ये भी देखा कि एक चार्ज बाहर था तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि वो तो चार्ज इंक्लूड देखना था, तो बाहर वाला चार्ज को हमने कंसीडर नहीं किया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग फिर से हम देखेंगे कि गॉस थ्योरम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, किस किस कंडीशन में गॉस थ्योरम कैसे कैसे काम करता है, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग देखेंगे, क्लियर है। तो पहले देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि जो गॉस थ्योरम होता है, जो गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस। गॉस थ्योरम किसके लिए वैलिड है, क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है ना, वैलिड फॉर क्लोज सरफेस, क्लियर है, वैलिड फॉर क्लोज सरफेस। अच्छा, आपने देखा था कि फाई ई क्या होता था, क्यू इनक्लोइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना। क्या ये कहीं रेडियस पे या किसी शेप पे डिपेंड था, नहीं था। तो वो जो यानी जो क्लोज सरफेस होना चाहिए ऑफ एनी शेप, वो कोई भी शेप का हो सकता है। जो गॉस थ्योरम है जो अप्लाई होता है, जो चार्ज इंक्लूड होगा किसी भी सरफेस के अंदर, वो कोई भी शेप का हो सकता है, किसी भी रेडियस का हो सकता है। अगर मैं एक छोटा सा बॉल लूँ और एक बड़ी सी बॉल लूँ और दोनों के सेंटर पे अगर मैं चार्ज रखूँ और दोनों कंसेंट्रिक हों, ठीक है, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रेडियस चेंज करने से, शेप चेंज करने से फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान समझिएगा। मैं ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई क्लोज सरफेस है, यहाँ पे है प्लस क्यू, यहाँ पे है माइनस क्यू। अगर मैं ये कहूँ कि इसका भाई टोटल फ्लक्स बताइए, तो फाई ई कितना होगा, फाई ई होगा क्यू इंक्लोइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्यू इंक्लोइड कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, 0 आ गया ना, 0 न्यूटन पर कूलम स्क्वायर आ गया ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया ना 0। यानी अगर टोटल चार्ज इंक्लूड 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज है, पर टोटल चार्ज क्या है, 0 है। समझ में आई बात। किसी भी सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर अगर टोटल चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर चार्ज है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं, यानी द नेट चार्ज enclosed by surface is 0, then total flux will be 0, but it not means there is नो चार्ज। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज है। इसका ये मतलब नहीं है कि चार्ज है ही नहीं है, चार्ज है, पर टोटल चार्ज क्या है, 0 है। नोट करिए,
देखिए क्या लिखा है, द नेट चार्ज इंक्लूड बाय द सरफेस इज जीरो, देन टोटल फ्लक्स विल बी जीरो, बट इट नॉट मीन्स देयर इज नो चार्ज, चार्ज है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। पॉज करके नोट कर लिया करिए। सपोज मान लीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है, इंक्लोज सरफेस है, यहां पे एक चार्ज रखा है प्लस क्यू। क्लियर है? तो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी वो ये आएंगी, ये आएंगी ना। तो इस सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी जा रही हैं, सॉरी जितनी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री कर रही हैं क्या उतनी ही बाहर भी जा रही हैं? क्या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री कर रही हैं, जितनी अंदर जा रही हैं, क्या उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स बाहर आ रही हैं? तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, जो फाइटी हो जाता है वो जीरो हो जाता है, टोटल फ्लक्स कितना हो जाता है? जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जितना इनवर्ड फ्लक्स है, बिकॉज फाई इनवर्ड किसके बराबर हो जाता है? फाई आउटवर्ड के बराबर हो जाता है। तो हमारा नेट फ्लक्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है द नेट फ्लक्स थ्रू any closed surface due to charge lying outside the surface will be जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स होगा, तो नेट फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा, जो चार्ज बाहर है वो सरफेस के बाहर है, उसके कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या होगा? वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो इनवर्ड फ्लक्स होगा वो आउटवर्ड फ्लक्स के बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा, समझ में आया? चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सपोज ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 2 मीटर और इसके सेंटर पे चार्ज है प्लस क्यू। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर चार्ज इंक्लूड है, वो कितना है? क्यू है। क्लियर है? अब मैंने मानता हूं कि मैंने स्फीयर लिया, मैंने क्या लिया? स्फीयर लिया, एक ऐसा स्फीयर मैंने लिया जिसकी रेडियस है 4 मीटर और उसके सेंटर पर भी चार्ज है प्लस क्यू। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? वो भी चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। वो कितना होगा? वो होगा प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या फ्लक्स में कोई चेंज आया? क्या फ्लक्स में कोई चेंज आया? नहीं आया। क्या रेडियस बढ़ाने से फ्लक्स में चेंज आया? नहीं आया। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस पर डिपेंड करता है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है। क्लियर है? बात समझ में आई? नोट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। दिख रहा है ना? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं गॉस लॉ की, गॉस थ्योरम की।
कि आपको पता है कि जो फाई ई है, जो फाई ई है वो क्या है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। यहाँ पे आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखिए, मैं ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मैंने ई को बाहर किया तो डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ। अच्छा, ये टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। तो ई क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया। क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती थी, क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती थी। क्लियर है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो गॉस थ्योरम है, जो गॉस थ्योरम है वो किस पर बेस्ड है, इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ पे। किस पर बेस्ड है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे बेस्ड है। क्या ये ई जो है, जो ई है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ पे बेस्ड नहीं है। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है। चलिए, तो हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे फिर से, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग निकाल सकते हैं अगर कोई लाइन चार्ज है, कोई सरफेस चार्ज है। सरफेस चार्ज का मतलब कोई सीट है, प्लेन सीट है, उस पर चार्ज है। कोई एक लाइन, इनफाइनाइट लाइन है, पॉजिटिव चार्ज है उस पर। कोई सरफेस है, कोई स्फेयर है जिसके सरफेस पे चार्ज है, या चार्ज अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो उस सिस्टम के द्वारा लाइन चार्ज हुआ, सरफेस चार्ज हुआ या वॉल्यूम चार्ज हुआ, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम लोग गॉस थ्योरम के से हेल्प से निकालेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस मानेंगे वगैरह वगैरह, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स देखे और गॉस थ्योरम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हमने देखी। क्लियर है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो आगे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, गॉस थ्योरम के और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। कि मान लीजिए कि कोई एक स्फेयर है, ठीक है, और एक और स्फेयर है, दोनों क्या है, कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं। ये मान लीजिए S1 स्फेयर है, ये S2 स्फेयर है, यानी S1 और S2 क्या है, कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं। क्लियर है। अच्छा, S1 के अंदर चार्ज है +Q और इसके अंदर चार्ज है +3Q। दिख रहा है, दिख रहा है चार्ज। देखिए, इसके अंदर चार्ज है +Q, इसके अंदर चार्ज है +3Q, ठीक है।
इसके अंदर चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। क्लियर है? तो क्या करना है, पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू spheres 1 to 2, spheres 1 to 2, यानी क्या पूछ रहा है, फाई ऑफ S1 अपॉन फाई ऑफ S2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 और स्फीयर S2 के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका रेशियो क्या है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। फाई S1 क्या होगा, फाई S1 क्या होगा, चार्ज इनक्लोइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 के अंदर क्या है, चार्ज कितना है, प्लस क्यू है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू S2 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू S2 के अंदर कितना चार्ज इंक्लोइड है, S2 के अंदर कितना चार्ज इंक्लोइड है, देखिए +3Q है और +Q है, +3Q है और +Q है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, +3Q + Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, +4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ठीक है, तो रेशियो निकालना है। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, फाई ऑफ S1 अपॉन फाई ऑफ S2 क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कट गया। क्लियर है? तो क्या बचा, क्या बचा, 1/4। क्या बचा, 1/4। रेशियो कितना आ गया, 1/4। समझ में आया? समझ में आया? रेशियो कितना आ गया, रेशियो कितना आ गया, 1/4। ठीक है ना? चलिए, इक्वल है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ए पॉइंट चार्ज इज enclosed चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि फाइंड चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। नोट करिए, फिर मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है फिर से देख लीजिए। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर है?
प्लस 10 माइक्रोकूलाम है इज एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है ना। ध्यान समझिए, हो क्या रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है और ब्रीथ भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसके जस्ट 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा है, तो इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फार्मूला क्या होता था, चलिए सोल्यूशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला के 2 फार्मूले होते थे। एक तो हम ई डॉट डी ए कर लें, या तो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर लें। क्लियर है। फाई निकालने का ई डॉट डी ए कर लें या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर लें। क्लियर है। अच्छा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से हमारा काम चल जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या फार्मूला यूज कर लेंगे, फाई ई इजकल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, क्यू इंक्लूड क्या है, क्लोज सरफेस के लिए ना, अगर मैं इसको क्यूब मानूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसको क्यूब का एक सरफेस मानूं तो ये हमारा ये वाला सरफेस दिया है क्या, यही ना, ए बी सी डी दिया है, इसका ये पॉइंट दिया है, इसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। और इसके जस्ट बॉटम से बीच में रखा है चार्ज क्यू। क्लियर है। तो एक क्लोज सरफेस का क्या वो एक साइड है, क्या वो बॉटम साइड है एक क्लोज सरफेस का, एक क्यूब का, एक स्क्वायर है ना, तो क्यूब बनेगा। उस क्यूब क्या ये एक क्लोज सरफेस है, तो उस क्लोज सरफेस का क्यूब की कितनी साइड होंगी, 6 साइड होंगी। कितनी साइड होंगी, 6 साइड होंगी। ठीक है। तो जब 6 साइड होंगी तो टोटल 6 साइड से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर जब एक साइड से पास करने वाला होगा तो फाई ई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाई जो टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक क्यूब का बॉटम सरफेस है, ये बॉटम सरफेस है ये वाला। ठीक है ना। 6 साइड का एक सरफेस है वो। समझ में आ रहा है। क्लियर है। चलिए, और भी न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अब कि लाइन चार्ज और सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जाता है। जब वो हो जाएगा तो फिर हम लोग एक एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, डीपीपी टाइप का, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम टाइप के। मैं 3 लेवल के क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है। और हम लोग उस लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आप आईआईटी और नीट के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू।